हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, भारतीय इतिहास की घटना चक्र चल रही है हमारी। ठीक है, जिसमें हमारा पार्ट 2 यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं हम। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी, शेयर करिएगा वीडियो को। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स। देखिए, चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 आज करेंगे हम, मतलब इस वीडियो में करेंगे। और बाकी के भी चैप्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं इस बुक में या हमारे सिलेबस में। तो गैस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है दिल्ली सल्तनत और सबसे पहला वंश जो हम पढ़ेंगे वो है गुलाम वंश। चलिए नोट्स देखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ लिखा है कि 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से जाने का, मतलब इस ईस्वी में जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उन्हें हमने कहा गुलाम वंश के सुल्तान। ठीक है, संस्थापक की बात करें तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ठीक है। तो वो अब इसमें ये कहा कि जो यहाँ के सुल्तान थे ना, वो सभी जो है एक वंश के नहीं थे। ठीक है, सभी तुर्क थे और सबके अलग अलग वंश थे। ठीक है, वंश क्या थे, पृथक पृथक थे। ठीक है, तो साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, मतलब अलग अलग माता पिता के। ठीक है, अब लिखा है अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने से ज़्यादा अच्छा क्या आप कहेंगे। मतलब अब गुलाम वंश तो है ही, लेकिन उसके अलावा हम कहते हैं प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, या फिर हम बोलते हैं ममलूक सुल्तान। जो भी सुल्तान आए यहाँ पे इस समय पे, इस टाइम पीरियड में। ठीक है, अब इसमें लिखा है गुलाम वंश का प्रथम जो शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। टाइम पीरियड है आपका 1200। देखिए टोटल गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290। ठीक है, अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक का है 1206 से लेकर 1210 का। ठीक है, अच्छा तो वह ऐबक नामक, अच्छा इनकी जनजाति थी और जनजाति का नाम था ऐबक। अच्छा, तो ये दास थे। अब यहाँ पे इनने कहा कि बचपन में उसे क्या है, निशापुर के काजी, क्या नाम है, फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। किसकी बात हो रही है, ऐबक को खरीदा था, मतलब ऐबक क्या थे, एक दास थे। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो बचपन से ही जो ये हम बात कर रहे हैं ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो वो क्या करते थे, सुरीले स्वर में क्या है, कुरान का पाठ करते थे, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा गया, कुरान खा, यानी कि कुरान का पाठ करने वाला। इस वजह से ये क्या थे, प्रसिद्ध भी थे। अब क्या होता है कि ये निशापुर में थे, निशापुर से ये गजनी लाए गए। अब गौरी क्या करते हैं, इन्हें खरीद लेते हैं। अच्छा, अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी के बल पे क्या होता है कि गौरी क्या है, ऐबक, मतलब ऐबक ने क्या किया, गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया और गौरी ने उन्हें क्या पद दिया, अमीर आखूर का पद दे दिया। अच्छा, तो अब अमीर आखूर का पद दे दिया गया गौरी के द्वारा ऐबक को। ठीक है, उसने अपना राज्य अभिषेक क्या है, गौरी के मृत्यु के 3 साल के बाद, मतलब सॉरी 3 महीने के पश्चात जून 1206 में किया राज्यभिषेक। ठीक है, अच्छा अब ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर। अच्छा, ऐबक ने कभी क्या है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस कि वो कौन सा सुल्तान है जिसे सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। ओके, तो ये है ऐबक। अच्छा, तो इसने क्या उपाधि ली या पदवियों पे रहा, तो मलिक, सिपा सलार। ठीक है, इससे संतुष्ट रहा। अब क्या हुआ कि गौरी की मृत्यु हो गई, तो गौरी का उत्तराधिकारी था जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। अब इनने क्या किया, ऐबक को दिया मुक्ति पत्र। अच्छा, ये क्या है, दास्ता से मुक्ति के लिए। कब दिया, 1208 में दिया, यानी कि अब वो दास नहीं रहे। कौन, ऐबक। चलिए आगे लिखा है कि अपनी उदारता के कारण जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या करते थे, बहुत अधिक दान करते थे। ठीक है, इस वजह से इन्हें क्या बोला गया, लाख बख्श, यानी कि लाखों का दान करने वाला। ठीक है, अच्छा ऐबक ने क्या किया, दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई बात, ये वाली मस्जिद और एक 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों मस्जिद इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसने दिल्ली में क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है शुरू करवाया, मतलब इन्होंने कुतुब मीनार जो है निर्माण कार्य शुरू किया। हालांकि गाइस आजकल आप लोग देख रहे होंगे कितना क्या चल रहा है कुतुब मीनार पर भी। ठीक है, वो अभी हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, जो है फिलहाल उसकी बात करें। अच्छा, तो निर्माण कार्य किसने पूरा मतलब शुरू किसने करवाया, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, राइट। अब लिखा है जिसे इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, पूरा करवाया था।
शुरू किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश। ठीक है। तो गाइस एक चीज़ और, फिरोज शाह तुगलक भी है कहानी में। इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था ना, जो चौथी मंजिल थी वो काफ़ी उसको हानि पहुंच गई थी, टूट फूट गई होगी। अब इन्हें क्या किया, चौथी मंजिल के स्थान पे इन्होंने क्या किया, 2 और मंजिलें बनवा दी, यानी कि चौथी और पांचवी। ठीक है। चलिए, अब क्या लिखा है कि जो ऐबक है उनकी मृत्यु क्या है, चौगान खेलने से हुई, यानी कि पोलो, पोलो की तरह एक कोई गेम होगा उससे खेलने से हुई। एक्चुअली वो खेल रहे थे और क्या है, घोड़े से गिर गए, जिससे कि 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्हें कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। तो नेक्स्ट अब आते हैं कि इसमें लिखा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। तो गाइस यहाँ पे देखिए, पहला सुल्तान ऐबक को नहीं बोला, क्योंकि सुल्तान की उपाधि तो ऐबक ने नहीं ली थी। तो पहला सुल्तान कौन हो गया आपका? इल्तुतमिश हो गया। ठीक है। उसने सुल्तान का पद जो सुल्तान के पद की स्वीकृति है ना, वो किससे ली थी? खलीफा से ली थी। किसने ली थी? इल्तुतमिश ने, राइट। तो खलीफा ने क्या है, इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी। मतलब उसने कहा कि भैया आप उन सब क्षेत्रों में शासन कर सकते हैं जिसे आपने विजिट किया है, राइट, जीता है। अच्छा, तो उसे क्या है, सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की गई। किसको? इल्तुतमिश को। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है, बात हो रही है अभी इल्तुतमिश की, राइट। तो लिखा है कि गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, पता होना चाहिए कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, क्यों कहा गया है। देखिए, तो इसमें देखिए पहले यहाँ हो गया गौरी। गौरी का गुलाम था कौन था गाइस? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था, राइट। और उसका गुलाम हो गया आपका इल्तुतमिश, राइट। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, इल्तुतमिश क्या है, इलबरी जनजाति का क्या था? तुर्क था। तो गाइस याद रखिएगा कि जो आपकी दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है वो क्या थे? तुर्क थे, राइट। अच्छा, सुल्तान बनने से पहले वो क्या है, बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, बरेली के पास पड़ता है। अच्छा, 1205-6 में क्या होता है, खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए अब क्या हुआ, एक अभियान दल था। उसमें कौन कौन गया? गौरी था, ऐबक था और इल्तुतमिश था। ये तीनों लोग थे। ठीक है, यहीं पे क्या है, गौरी ने या ऐबक ने इल्तुतमिश की प्रतिभा को अच्छे खासे देखा होगा। ठीक है। तो युद्ध में उसने क्या है, साहस और कौशल का परिचय दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, जिससे प्रभावित होगा गौरी ने ऐबक को बोला, भैया इसको जो दास्ता है ना उससे मुक्त कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुक्त हो गया, यहाँ पे ये भी। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि मंगोलों की बात है तो मंगोल नेता था जिसका नाम था चंगेज़ खान। ठीक है, वो कहाँ आता है, जो भारत का उत्तर पश्चिम वाला एरिया होता है ना, यहाँ आ रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ उस वक्त जो है शासन कौन कर रहा था? इल्तुतमिश कर रहा था। अच्छा, तो इसने कहा कि जो चंगेज़ खान के प्रकोप से रक्षार्थ, यानी कि ख्वारिज्म शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मंग बरनी। अच्छा, ये कहाँ पहुँचता है? सिंधु घाटी की तरफ पहुँचता है किससे लड़ने के लिए? इससे। ठीक है। अब क्या होता है, चंगेज खां क्या करता है, इल्तुतमिश के बाद एक दूत भेजता है और कहता है कि भैया जो है मंगबरनी जो हमारी तरफ आ रहा है उसकी सहायता आप नहीं करेंगे लड़ने के लिए। ठीक है, इल्तुतमिश ने नहीं करी सहायता। अच्छा, अब क्या हुआ, जब मंगबरनी 1224 में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया, लड़ाई झगड़ा मतलब नहीं हुआ, खत्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पढ़ेंगे इल्तुतमिश जो है अब कहाँ किस तरफ जा रहा है, बिहार की तरफ जा रहा है। ठीक है। चलिए, तो इसमें लिखा है कि इल्तुतमिश जो है बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ी में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। मतलब इसने कहा कि बिहार में राजमहल पहाड़ी में तेलियागढ़ी के पास इसने क्या किया, इसको एवाज को पराजित किया इल्तुतमिश ने बिहार में। ठीक है। अच्छा, तो एवाज ने क्या किया, फिर इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। अच्छा, अब भैया इल्तुतमिश क्या करेगा, एवाज के स्थान पे किसको बिहार का सूबेदार बना दिया? मलिक जानी को। मतलब कहानी ये हुई कि ये इल्तुतमिश पहुंच रहा है बिहार, बिहार में जो है आपका एवाज था, एवाज को हराया, एवाज ने जो है स्वाधीनता मतलब अधीनता जो है स्वीकार कर ली। अब एवाज की जगह पे इल्तुतमिश ने किसको रख दिया, बिहार का सूबेदार मलिक जानी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, कुछ सिक्कों की बात करते हैं। तो इल्तुतमिश ने जो है आपका भारत में सल्तनत काल में क्या है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ठीक है। अब इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के, यानी कि चांदी का जो सिक्का था उसको बोलते थे टंका, और जो तांबे का सिक्का था उसको बोलते थे जीतल। अच्छा, जो चांदी का सिक्का यानी कि टंका है, इसका ग्रेन में 175 ग्रेन का होता था। ठीक है। अच्छा, तो इसने क्या है, इन जो सिक्के हैं, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू हो गई यहाँ पे। ठीक है। अब 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के जो खलीफा थे तो उससे जो है खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।
अच्छा, तो जब इसे खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ इल्तुतमिश को, तो ये क्या हो गया, वैध सुल्तान बना। ठीक है, वैध मतलब वैध मतलब लीगल हो गया। ठीक है, लीगल सुल्तान बन गया। अब दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे है, इब्ने बतूता ने वर्णन किया, उसके वर्णन से क्या ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने क्या कर रखा था, संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां लगा रखी थी और उनके गले में क्या कर रखी थी, 2 घंटियां लटका रखी थी। अब जिसे भी मतलब किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, वो क्या करता था, इन घंटियों को बजाता था और क्या है, न्याय की मांग करता था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या करा था, एक चीज़ और करी कि उसने सभी शहरों में क्या करा था, काजी और क्या है, अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। चलिए इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास जो है, किसने, मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश ने आरंभ किया। एक चीज किसने कहा, आपका R.P. त्रिपाठी ने। ठीक है, दूसरा सर वूल्सले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। ठीक है, तीसरी बात ईश्वरी प्रसाद के अनुसार जो है इल्तुतमिश क्या है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो ये 3 लोगों ने 3 बातें कही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखें तो दोस्तों, अभी देखते हैं, पहले हमने बात कर ली ऐबक की, बात हो गई हमारी, इल्तुतमिश की बात हो गई। अब हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। राइट, टाइम पीरियड इनका 1236 से लेकर 40। ऐबक का क्या था आपका 206 से लेकर 1206 से लेकर 1210। इल्तुतमिश का फिर हो गया होगा 10 से लेकर 36 और 36 से लेकर 40। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका रजिया सुल्तान का टाइम। अच्छा, व्यक्तिगत दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहली बार जो है भारत में स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया। ठीक है, मतलब कि स्त्री आ रही है लोगों के सामने ऐसा करके, मतलब बहुत कुछ। ठीक है, फिर राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों और सूबेदारों, मतलब सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पे क्या किया, सारी शक्ति किसको दे दी, सुल्तान को दे दी, मतलब सुल्तान पर केंद्रित कर दी। ठीक है, बल दिया इस पे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण जो प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया। अच्छा, जो उस समय परिस्थितियों, मतलब उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसमें जो है तुर्की राज्य के हित में था कि भैया सारी शक्तियाँ जो है सरदारों और क्या है सूबेदारों से उठाया और अपने हाथ में रख लिया, यानी कि केंद्र में आ गई। राइट, अच्छा, तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत यानी कि सत्ता से हटाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, उन्हीं तुर्कों का था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो तुर्क थे उन्होंने क्या किया, भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध क्या कर दिया, विरोध कर दिया उसे सत्ता से हटाने के लिए। तो गाइस रजिया में ज़्यादा कुछ नहीं है, फिलहाल इतना ही लिखा है इस बुक में, हालांकि है तो बहुत कुछ, लेकिन बुक में जितना है अभी हम फिलहाल मतलब इसमें जितना है उतनी बात कर रहे हैं, लेकिन कहानी तो काफ़ी इससे भी है ज़्यादा है जो रेफरेंस बुक में आप में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतनी सी बात कि रजिया को तुर्कों ने ही क्या करा, सत्ता से हटाने के लिए मलिक अल्तुनिया जो कि आपके भटिंडा के गवर्नर थे उनकी हेल्प ली और उनका विरोध किया और हटाया जो भी। नेक्स्ट आ जाते हैं बलबन, सुल्तान बलबन। तो इनका पूरा नाम हो गया गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया 1266 से लेकर 1286 हो गया। ठीक है, बीच में भी चुटपुट आए होंगे, उनका यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, बलबन चुटपुट नहीं, ठीक ठाक आए होंगे। ठीक है, तो बलबन है 1266 से लेकर 86 तक। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाल रहे हैं। अच्छा, इन्हीं को हमने क्या बोला है, मतलब क्या बोला जाता है, उलुग खां भी जाना जाता है इस नाम से भी। अच्छा, इनका वास्तविक नाम की बात करें तो बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन। राइट, तो बलबन, गयासुद्दीन बलबन, उलुग खां, बहाउद्दीन सब एक ही है बंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश की भांति क्या था, ये भी क्या था, एक इल्बरी तुर्क था। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है ना, बचपन की कहानी बचपन से, मतलब बलबन की कहानी बचपन से शुरू करते हैं। तो बचपन में क्या होता है कि मंगोलों द्वारा पकड़ लिए गए थे। ठीक है, बलबन मंगोलों ने पकड़ लिया उनको। अच्छा, गजनी में क्या है, बसरा के निवासी थे जिसका नाम था ख्वाजा जमालुद्दीन। अच्छा, इसके हाथ क्या करा गया, बलबन को बेच दिया गया। अच्छा, 1232 में इन्हें दिल्ली ले आया गया बलबन को, मतलब गजनी से दिल्ली आ गए। इल्तुतमिश ने 1233 में खरीद लिया। कहाँ पे खरीदा, ग्वालियर विजय के बाद इसे खरीद लिया बलबन को। ठीक है, अच्छा, उसकी योग्यता देख के इल्तुतमिश ने क्या किया,
खसदार का पद दिया। और रजिया के काल में ये क्या थे, अमीर शिकार थे। मतलब कहानी कुछ ऐसे चली कि बलबन को बचपन में मंगोल ले गए उड़ा के, मतलब ले गए, पकड़ के ले गए। ठीक है, तो वो कहाँ पहुँचे, अब मान लो गजनी में है, तो यहाँ से क्या हुआ कि इसको खरीद लिया। ठीक है, तो मतलब ये खरीदे गए इल्तुतमिश के साथ, इल्तुतमिश ने खरीदा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इल्तुतमिश के टाइम में इसको पद मिल गया खसदार का, और रजिया के टाइम में मिल गया अमीर शिकार का। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी ऐबक की, फिर हमने बात करी इल्तुतमिश की, फिर हमने बात करी रजिया की, फिर हमने बात करी बलबन की। तो ये 4 नाम हमने अभी पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो गाइस आगे देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए अपना कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखा है रजिया के विरुद्ध, मतलब बलबन की बात हो रही है। तो देखिए, बलबन से वह रजिया थी, तो रजिया के विरुद्ध क्या होता है, उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। किसने, बलबन ने। ठीक है, जब रजिया थी। ठीक है, अब इसके फलस्वरूप क्या होता है, ये जो है बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे, यानी कि बलबन को अमीर आखूर का पद दे दिया गया। फिर लिखा है कि बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। फिर लिखा है मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे जो है हांसी का सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है, मतलब उसकी सूबेदारी मिल गई हांसी की। अब 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया, सुल्तान नासिरुद्दीन से कराया। तो इस अवसर पे उसे क्या है, उलुग खां की उपाधि मिल गई। नयाब ममलिकात का पद दिया गया। ठीक है, और 1266 में क्या हुआ, बलबन को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठा दिया गया। ठीक है, तो कहानी हमने कितनी पढ़ ली, एक बार फिर से देख लेते हैं। बलबन की कहानी चलिए कि रजिया को हटाने में अच्छा खासा इनका हाथ था, तुर्की सरदारों का साथ दिया। ठीक है, तो बहराम शाह ने इसे अमीर आखूर का पद दिया। बदरुद्दीन रूमी ने क्या है, रेवाड़ी की जागीर दे दी। फिर है मसूद शाह बना, बहराम शाह के बाद मसूद शाह सुल्तान बना हुआ। तो उसने मतलब तुर्की अमीरों का साथ दिया और मसूद शाह जो है आपका सुल्तान बन गया। तो उसके फलस्वरूप उसे क्या है, हांसी की सूबेदारी दे दी गई। और 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का जो विवाह है किससे कराया है, नासिरुद्दीन से कराया। अच्छा, अब क्या उपाधि मिली से, उलुग खां की मिली, नायाब ममलिकात की मिल गई। और 1266 में क्या है, बलबन को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा दिया गया। चलिए, वही देखा था हमने, बलबन का टाइम पीरियड था 1266 से। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने क्या किया, रक्त और लौह की नीति अपनाई। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। तो पहला इसने ये कहा कि सुल्तान का पद जो है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, मतलब ईश्वर ने सुल्तान का पद बना रखा है, दे रखा है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, ये बलबन कहता है। इंपॉर्टेंट बात है, लक्त रोह की नीति, इसका राजत्व सिद्धांत कि जो सुल्तान का पद है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, दूसरा सुल्तान जो है आपका निरंकुश होगा ही होगा। तो गाइस, बलबन का तो भैया कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बलबन ने क्या किया कि फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना जो राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बलबन बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनका जो है आपका उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। अच्छा, अब उसने क्या कहा कि राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई माना गया। तो ये सब कहानी जो है ना पूछा जाएगा, नियामत खुदाई किसके टाइम में किसने कहा, तो बलबन ने। ठीक है, उसके अनुसार मान मर्यादा में वे केवल क्या है, पैगंबर के बाद है, ये भी बड़ी बात कह दी। ठीक है, राजा जो है आपका जिले अलाही या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो मतलब अपने आप को जो है कंपेयर करने लगा या फिर कहने लगा कि ईश्वर के बाद कौन है, ये राजा मतलब सुल्तान ही है। ठीक है, तो ये कहानी सारी बलबन के टाइम से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए जो है बलबन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना करी। तो भैया ये हो गई इंपॉर्टेंट बात, राजत्व संबंधी सिद्धांत सबसे पहले किसने शुरू करे। ठीक है, यह स्थापना तो बलबन। ठीक है, उसने अपने पुत्र यानी कि बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, भैया निरंकुश होना चाहिए सुल्तान, ऐसा बोला उसने, यानी कि कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बलबन ने ईरानी बादशाहों से कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ करा। ठीक है, मतलब अब बलबन ने बहुत कुछ कर दिया,
यानी कि ईश्वर के बाद अपने आप को मान लिया। अच्छा, उसने क्या करा, सिजदा यानी कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, ये भी इसने स्टार्ट करवाया। और ये सब कहाँ से आई है ना गाइस, ईरानी परंपराएं थी, ठीक है। दूसरा इसने कहा पाबोस यानी कि सुल्तान के चरणों को चूमना, ठीक है। ये भी रीतियां जो है आरंभ करवाई, यानी कि सिजदा भी इसने करवाया, पाबोस भी इसने स्टार्ट करवाया। तो उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष जो है फारसी त्योहार यानी कि नौरोज़ बड़ी शान शौकत के साथ इसे भी स्टार्ट करवाया। यानी कि 3 चीज़ ये भी ऐड कर लो, सजदा, पाबोस, नौरोज़, ठीक है। ये भी इसने ही स्टार्ट करवाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये 2 चीज़ें तो ये दोनों ईरान से आई है, और फारसी क्या है आपका, नौरोज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक है सैन्य विभाग यानी कि दीन ए अर्ज का किसने स्टार्ट करवाया, ये भी बलबन ने, ठीक है। अच्छा, बलबन ने अपना सेना मंत्री या दीन ए अर्ज, मतलब दीन ए अर्ज का मतलब ये क्या है, सैन्य विभाग है। तो दीन ए अर्ज का मंत्री जो था वो था इमादुल मुल्क को बनाया, जो अत्यंत ईमानदार परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे जो है वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा, ठीक है, ताकि उसे धन की कमी ना हो। तो भैया ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसने क्या वजीर के जो आर्थिक नियंत्रण यानी जो पैसा वैसा देना, फाइनेंशियल जितना भी कंट्रोल होना चाहिए वजीर के पास होता था, तो उससे जो था ये आपका जो ये सेना मंत्री था वो मुक्त था, वो अपने हिसाब से पैसा वैसा खर्च कर सकता था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कहानी है बलबन ने बहुत ज़्यादा, बलबन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे आके, ठीक है। तो बलबन ने जो फर्स्ट टाइम, या एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ जो है फर्स्ट टाइम स्टार्ट कराई है, इसलिए कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती हैं, फिर कोई चीज़, और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा, जिसने उसको एंड किया, राइट। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक, तो यहाँ लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 से 1290 तक जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान यानी कि गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम में विख्यात हुए, ठीक है। तो मतलब दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनको हमने किसके सुल्तान कहा, गुलाम वंश के, जिसके संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। यद्यपि वे जो है एक वंश के नहीं थे, सभी तुर्क थे, अलग अलग वंश के थे और स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, ठीक है। अतः इन सुल्तानों को जो है गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर हम क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक तुल सुल्तान या फिर हम कह रहे हैं दिल्ली के ममलूक सुल्तान, ठीक है। अच्छा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गाइस कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो है लाख बख्श के नाम से जाना गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, यानी लाखों का दान करने वाला, तो ये हो गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी उदारता के कारण जो है ऐबक इतना अधिक दान करता था कि इसको हम क्या कहने लगे, लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला, ठीक है। तो फरिश्ता ने लिखा, फरिश्ता एक बंदा था, उसने लिखा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे, ठीक है। तो उसकी एक उपाधि क्या थी, कुरान खां थी, ठीक है। ऐबक को मतलब लाख बख्श भी कह लीजिए, कुरान खां भी कह लीजिए। ऐबक को साहित्य में अनुराग था, राइट, और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निज़ामी और फ़क्र ए मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम, आगे इसमें लिखा है कि तत्कालीन विद्वान हसन निज़ामी और फ़क्र ए मुदबिर को उसका या उसकी जो है शरण प्राप्त थी, ठीक है। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो क्या करा था, प्रारंभ करवाया था, और इसे खत्म किसने किया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, ये हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद है, अभी पढ़ के आए हम लोग। पहले का निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। देखिए ऐबक ने तो स्टार्ट करवाया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने समाप्त कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इसकी जो 4th और 5th मंजिल है ना, यानी कि 4th मंजिल जो है टूटी फूटी थी, उसको सही करवाने की जगह क्या करा, इसने 2 मंजिलें और बनवा दी 4th की, खाली 4th की जगह। तो यानी कि जिसने इसमें वो नहीं था, इन्वॉल्व हुआ था, वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो बस यही चीज़ है गाइस इसमें लिखी है, इसमें कुछ भी नया नहीं लिखा है, जो मैंने बोल दिया वो लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए ये गयासुद्दीन तुगलक ने निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो हम जानते हैं लाहौर थी।
तो गाइस यहाँ लिखा है कि जो गौरी है उसकी मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों और क्या है अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्तियाँ, मतलब गौरी की मृत्यु के बाद है ना, तो ऐबक को सार्वजनिक शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर क्या है सत्ता ग्रहण की। तो 1206 में ईस्वी में औपचारिक रूप से जो है इसे ये जो है सिंहासनारूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन पर बैठा, और ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी यानी कि ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। मतलब ये दोनों जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो ऐबक ने अपनी बहन की शादी जो है कुबाजा से कर उसे क्या है अपने पक्ष में कर लिया। एक से तो इसने अपनी बहन की शादी करा दी, किंतु जो है यलदौज की तरफ से जो है खतरा बना रहा है। यही कारण था कि ऐबक सदा जो है लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का भी अवसर नहीं मिला। वैसे इस ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नोट्स में पढ़ के नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है जो ऐबक है उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो कैसे हुई थी, वो पोलो जैसा एक गेम था चागोस, उसको खेलने से हुई थी। वो क्या एक्चुअल में क्या होता है, अश्व से यानी कि घोड़े से गिर जाता है। तो देखिए ये रही इसकी कहानी। तो देखिए ऐबक की मृत्यु चागोस खेलने से घोड़े से चागोस के खेल में क्या होता है, घोड़े से गिरने के दौरान 1210 में हो जाती है। अब इसे कहाँ दफनाया गया है, लाहौर में। और अगर हम कहें गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो हम मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसने जो है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो आंसर है आपका इल्तुतमिश। ठीक है। तो सबसे पहले गौरी के बाद ऐबक की बात करी, फिर हमने इल्तुतमिश की बात करी। तो यही है जिसने क्या करा कि सल्तनत की राजधानी के रूप में कौन आया, दिल्ली आई, दिल्ली मतलब दिल्ली को करा। ठीक है। तो इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो भी यहाँ लिखा है 11 से लेकर 1211 से लेकर 36। 11 तक कौन था, मतलब 10 तक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, राइट। तो इसने क्या किया कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। और इससे पहले जो है ऐबक ने लाहौर में ही क्या है शासन किया था। अभी हमने कहानी पढ़ ली। क्यों, तो इल्तुतमिश ने ही जो है भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। और फिर दो सिक्कों की और बात हुई। जो चांदी का सिक्का है यानी कि टन का, और वह 175 ग्रेन का था। और फिर दूसरा सिक्का था तांबे का, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जीतल। ठीक है। आरंभ किया। अब सिक्कों पर क्या है, टकसाल का नाम लिखवाने की भी जो परंपरा है यहीं से शुरू हो गई। किसकी वजह से, मतलब इल्तुतमिश से स्टार्ट हो गई, मतलब उसने करवाई। अब लिखा है निम्नलिखित दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। तो वही आंसर है हमारा इल्तुतमिश। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी बनी। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका रिपीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करी। तो ये हो गया क्वेश्चन रिपीट। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का प्रथम जो है मुस्लिम शासक कौन था। तो गाइस वही आंसर है हमारा इल्तुतमिश। लिखा है कि दिल्ली का जो है पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त करी थी। ठीक है। तो खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन क्षेत्रों में करी जिसको उसने क्या करा, विजित करा, और उसे सुल्तान आजम की उपाधि दे दी। तो इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का जो है प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था, राइट। तो इस प्रकार वह तो व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार क्या नाम है, ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया इल्तुतमिश ने। ठीक है। इन दोनों का नाम अभी हम पढ़ चुके थे। ठीक है। फिर लिखा है भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। सब कहानी है इल्तुतमिश की। दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। तो ये कहानी है सारी इल्तुतमिश की। लिखा है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो पहला नाम हम पढ़ेंगे गौरी, दूसरा नाम पढ़ेंगे हम ऐबक, और तीसरा नाम पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश। यानी कि इसका गुलाम ये, गुलाम का गुलाम ये, यानी कि गुलामों का गुलाम हो गया आपका इल्तुतमिश। आंसर हो गया डी। चलिए, तो इसमें कुछ कहानी ऐसी नहीं है। हाँ, अब इसमें लिखा है ऐबक ने, यानी कि गौरी के बाद ऐबक ने आरंभ से ही उसे क्या है, सर ए जहांदार यानी कि अंग रक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था।
मतलब ऐबक ने इल्तुतमिश को ऐसा दिया। तो ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? इल्तुतमिश से करवा दिया। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन जो है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका बनी? तो वेरी सिंपल, आपकी रजिया सुल्ताना। चलिए आगे बढ़ते। तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्ताना। 1236 से 40 तक का ये टाइम पीरियड याद रखिएगा कि किसके बाद कौन, किसके बाद कौन, किसके बाद तो कौन। तो गौरी के बाद आया कौन आया गाइस? ऐबक आया, इल्तुतमिश आया। अब हम बात कर रहे हैं रजिया सुल्ताना की। तो व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया। राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पे क्या किया? मतलब इनको देने की जगह क्या किया? सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया कि शक्तियां किसके हाथ में आ जाए? सुल्तान के हाथ में आ जाए। और इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण जो प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी कौन है? चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो भैया वो काल था आपका इल्तुतमिश का। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है कि ये मंगोल नेता था। कौन था? चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम साइड पे आ रहा होता है। ठीक है, शासनकाल किसका था? इल्तुतमिश का। अब यहाँ पे लिखा है कि चंगेज खां के प्रकोप से जो है रक्षार्थ, क्या नाम है? ये नाम है ख्वारिज्म शाह का पुत्र जो है जलालुद्दीन मंगबरनी कहाँ पहुंचता है? सिंधु घाटी पहुंचता है लड़ने के लिए या रोकने के लिए। फिर तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश से बोला, भैया एक दूत भेजा और बोला कि तुम जो है जलालुद्दीन मंगबरनी इसकी हेल्प नहीं करोगे। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या करा? उसकी हेल्प नहीं करी। अच्छा, तो मंगबरनी क्या होता है? 1224 में भारत से चला जाता है और इस समस्या का हो जाता है समाधान। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, यानी उस समय था? तो देखिए कौन था? इल्तुतमिश था उस समय। अच्छा, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार जो है सिंध के तट पर देखे गए? तो गैस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2-3 बार आ गया। ठीक है, तो इल्तुतमिश का टाइम था वो। अच्छा, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, बिल्कुल इल्तुतमिश के शासनकाल में। देखिए सेम क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, तो यानी कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चंगेज खां का मूल नाम था, मतलब क्या नाम था भैया? ये नाम था आपका तेमुचिन। ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा नोट्स में, चलिए देख लेते हैं। तो चंगेज खां मंगोल शासक था। उसने जो है मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम की बात करें तो तैमुजिन, यानी कि तैमुचिन, एक ही बात है, ये था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश जो पहुंच रहा था बिहार में जो था बंदा, यानी कि एवाज था पहले तो, ठीक है, उसको हटाया। हटाने के बाद इसने किसको रखा? मलिक जानी को रख दिया, बिहार का सूबेदार बना दिया। ठीक है, तो इल्तुतमिश पहुंचे बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर जो है राजमहल की पहाड़ियों में एक जगह है आपका तेलियागढ़ी के समीप क्या हुआ? एवाज, यानी कि हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। और इल्तुतमिश ने क्या? एवाज के स्थान पर मलिक जानी को क्या करा? बिहार का सूबेदार बना दिया। आगे बढ़ जाते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो किसका हाथ था गाइस? तुर्कों का ही हाथ था। तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर यानी कि मलिक अल तूनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उन्हें सत्ता से हटा दिया। अच्छा, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ओके, तो गाइस यहाँ पे है गयासुद्दीन बलबन, राइट। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 86 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाता है। वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। और इल्तुतमिश भी जो है आपका इल्तुतमिश की भांति वह क्या है? इलबरी तुर्क था। कौन? बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो आंसर हो गया हमारा बलबन। अब यहाँ से जो है मोस्टली जो है आंसर होगा बलबन। देखिए यहाँ क्या है, बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त लौह की नीति अपनाई। बलबन का एक क्या राजत्व सिद्धांत, उसमें 2 बात उसने कही। एक तो कहा कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। दूसरा इसने कहा कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके अनुसार जो है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी कि नियामते खुदाई है। ठीक है, उसका स्थान पैगंबर के पश्चात यानी कि पैगंबर के बाद है।
सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। उसके कारण क्या है, जन साधारण या फिर सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। मतलब जो सुल्तान है वो निरंकुश है, जो चाहे वो कर सकता है और उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोले। चलिए, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो ये हो गया रिपीट। चलिए आप देखिएगा आंसर। अच्छा, कथन पढ़ते हैं। तो बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बिल्कुल इसने ऐसे ही करा, सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश करी और ले भी लिया। वह उत्तर पश्चिम सीमा पे मंगोल आक्रमण से सुरक्षित सीमा, मतलब ये क्या है, उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो गाइस बात तो दोनों ठीक है यानी कि इसने कहा कथन भी सही है, कारण भी सही, लेकिन जो है ना, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता कि मतलब इस वजह से इसने ये किया, मतलब कि सीमा को सुरक्षित करना चाहता था, इससे सारी शक्ति जो है अपने हाथ में केंद्रित कर ली। तो मतलब बात दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या करता नहीं कि इस वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए, बलबन जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। 1266 से 86 तक था। तो इसने सम्राट के पद को क्या है, दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। अच्छा, सिजदा पेबोस प्रथा की शुरुआत करी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर क्या है, सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण किया। ठीक है, तो वह इतनी सी बात है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने, फिर से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण करी। अच्छा, क्या, जिले लाही की। तो बलबन ने क्या है, फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना क्या है, राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। उनका अनुकरण करते हुए उसने क्या है, राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। अच्छा, राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर यानी ईश्वर के बाद है। राजा जिले अलाही या फिर हम कह सकते हैं जिले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब है राजा। आगे है, वह प्रथम मुसलमान शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो आंसर हमने कहा बलबन। एंड में तो सारे आंसर जो भयंकर काम किए सब बलबन ने करे। निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार यानी कि नौरोज को आरंभ किया? बलबन। तो ये सब पहली बार करने वाला काम सब बलबन के हाथों हुआ है। ठीक है, तो अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए। ठीक है, उन्हें कठोरता से लागू किया। अपने क्षेत्र में उसका जो है आदर्श ईरानी बादशाह था और उसने उनकी कई परंपराओं को दरबार में आरंभ किया, जैसे सिजदा यानी कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। दूसरा हो गया आपका पाबोस यानी कि सुल्तान के चरणों को छूमना। तो ये सब स्टार्ट कराया। और प्रतिवर्ष का फारसी त्यौहार था नौरोज, बड़ी शानो शौकत से ये इसने बनाना स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही। तुर्कान ने चहलगानी का प्रारंभ किया, सही। बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। देखिए, इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ किया, तो ये गलत है गाइस। इक्ता जो है इसने स्टार्ट नहीं करी थी। अच्छा, देखते हैं फिर किसने। तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी। जिले इलाही की उपाधि उसने खुद ही धारण कर ली। शासनकाल 1266 से लेकर 86। अच्छा, राजत्व सिद्धांत के विचारों के लिए प्रसिद्ध था। राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार जो है फारस के राजत्व से इसने लिया। अच्छा, तो बलबन ने राजा को नियामत खुदा यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी के गठन को समाप्त किया। ठीक है गाइस, तो ये हो गई एक नई बात, NEW न्यू। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया, ये भी हो गई बात न्यू।
ठीक है, जिसे बलबन ने दबाया, विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया। अच्छा, इक्तादारी प्रथा की अगर बात करें तो ये जो है बलबन ने स्टार्ट नहीं करके इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। अच्छा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? ये क्वेश्चन हो गया न्यू। ठीक है, तो ये हो गया आंसर बलबन। मतलब न्यू का मतलब ये हो गया जो हम नोट्स में पढ़ के नहीं आए। तो वेरी सिंपल बात हो गई ख़त्म। तो गाइस यहाँ पे हो गया चैप्टर भी ख़त्म। तो दोस्तों अगर आपको चैप्टर पसंद आया होगा, मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए धन्यवाद।